गुड आफ्टरनून सभी को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के यादव आज की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पॉइंट्स आपको बताएंगे आज। आई थिंक पिछली क्लास में आपने मॉडर्न हिस्ट्री किया था या फिर आज की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो आई थिंक आप मुझे कमेंट करके एक बार अवश्य बताएं। विजय कुमार, सोनी, जो भी हमारे साथ अभी हैं, वे एक बार कमेंट करके बताएं कि हमने कंटेंट बेसिस पर आपको कहां तक पढ़ाए थे और देन उसके आगे आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे अभी आपको क्वेश्चन मैंने करा रहा था और क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। कई कई बच्चों ने तो कई कई क्वेश्चंस के आंसर सही बताए हैं, जबकि आज का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में। तो आई थिंक आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं और इसी तरह से आप सभी लोग पढ़ते रहें। एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी बच्चे। और अगर आपने हमारे एप्लीकेशन पर अपना व्यू ना दिया हो, रिव्यू ना दिया हो, तो अवश्य एक बार रिव्यू दें। 5 स्टार से कम मत देना, ठीक है बच्चों। और अगर कोई डाउट है तो आप अवश्य उस डाउट को क्लिक करके अपने एप्लीकेशन पर इस पे अपलोड करें या फिर व्हाट्सएप करके हमारे पास भेजें। हम लोग उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो बच्चों इस तरह से आज के इस विचार के साथ आज की क्लास कंटेंट वाली क्लास स्टार्ट करेंगे। पानी से नहाने पर सिर्फ लिबास बदलता है, पसीने से नहाने पर इतिहास बदलता है। हमारा क्रेडो है, साथ रहेंगे सक्सेस तक, यानी आपकी सफलता तक हम साथ हैं। ज्योति गौतम, गुड इवनिंग बच्चे। तो चलिए ज्योति, एक बार ये बताइए कि पिछली क्लास में कंटेंट वाला आपको कहां तक पढ़ाए थे। एक बार मुझे आप बताएं और फिर उसके बाद हम कंटेंट वाला स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं, काफी दिन पहले हमने क्लास स्टार्ट किया था, काफी दिन पहले हमने पढ़ाया था। तो अवश्य बताइए। शिवांगी वाल्मीकि हैं, धर्मेंद्र हैं, विजय कुमार हैं, सोनी पाल हैं। आप सभी में से कोई हमें कमेंट करके बताएं पिछली क्लास में आपने कंटेंट वाला कहां तक किया था। शिवांगी बताएं बच्चे, गुड इवनिंग। मुगल वाला पूरा हो गया था, गुड। यही तो मैं पूछ रहा था, शिवांगी ने बताया, थैंक यू शिवांगी। तो चलिए फिर, मुगल पूरा कर दिए थे। लास्ट पॉइंट अगर आपको ध्यान हो कि अंतिम पॉइंट क्या बताया था, फिर वहीं से उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मुगल वाला लास्ट पॉइंट क्या था बच्चे? औरंगजेब बताया था या लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर के बारे में बताए थे? ओके, चलिए। तो इस तरह से बच्चे अब हम आज की क्लास में फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए आपको बता देते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में बताना था। 1857 की क्रांति, बहादुर शाह जफर उस समय मुगल किंग था, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। तो बच्चे ये कराना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो बच्चे लॉर्ड कैनिंग था। इस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी जब 1857 की क्रांति हुई? ब्रिटेन की महारानी, बच्चों इस समय ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी। और इस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पामर स्टोन था। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह सेकेंड था, या बहादुर शाह जफर भी कहते हैं बच्चे। ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा।
1857 के तमाम कॉजेज हैं, सामाजिक कारण हैं, धार्मिक कारण हैं, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण भी है, तात्कालिक कारण भी है। लेकिन तात्कालिक कारण में मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस की गोलियां प्रयोग करने से मना कर दिया था। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस की गोलियां प्रयोग करने से मना कर दिया था और अपने अधिकारी बॉग की हत्या कर दिया था। मंगल पांडे 34वीं बटालियन के एक सिपाही थे जो कि बंगाल के बैरकपुर छावनी में तैनात थे। इन्होंने अपने बटालियन के हेड को जनरल बॉग की हत्या कर दिया था। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया बच्चों और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था। मंगल पांडे ये बलिया के थे। इनके जैसे सिपाहियों को यह पता चली कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कारतूस की गोलियों का जो कैप था गाय सुअर की चर्बी का बनाते थे। वो कैप दांत से छीलकर इनफील्ड राइफल में फिलअप कर चलाना पड़ता था। हिंदू मुसलमानों के लिए अपमान की बात थी। मंगल पांडे ने आवाज उठाई। तो इस तरह से 1857 की क्रांति का बिगुल अगर आप देखें तो इस बिगुल की मेन कारण, तात्कालिक कारण बच्चे यही है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण अगर पूछा जाए तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल में है। ये 34वीं बटालियन के मंगल पांडे ने बच्चों यही थे। इन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। चर्बी वाले कारतूस की गोलियां प्रयोग करने से मना कर दिया। तो कारण यही है, मंगल पांडे को यह पता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सोनी पाल तो कह रही भाई 1909 मॉर्लेमेंटो तक हो गया था। बताइए क्यों रिपीट करवा रहे हो फिर शिवांगी? सोनी पाल कह रही हैं 1909 में मॉर्लेमेंटो तक हो गया था। तो बच्चे अगर आपको, शिवांगी कह रही नहीं, सोनी पाल आप पुराने बैच की तो नहीं है बच्चे, है ना? सोनी पाल एक बार आप पुराने बैच की होंगी तो आपका हो गया होगा। ओहो, तो सोनी पाल तो कह रही बैच 2 की हैं। सोनी पाल का स्टेटमेंट सही है शिवांगी। देख लो बच्चे, अगर पिछली क्लास में आपने ये किया होगा तो क्यों रिपीट करोगे? कोई फायदा नहीं होगा, उसको फिर से देख लेना। बाकी बच्चे बताएं, धर्मेंद्र, शिवांगी वाल्मीकि, विजय कुमार, या आप चेक कर लो, आपके पास तो वीडियो होगा ना पिछला वाला, देख लो बच्चों, रिपीट मत करो। रिपीट करने से बढ़िया इसको पूरा करवा के और क्वेश्चन करवा देंगे, है ना? एक बार बाकी बच्चे चेक करके बताइए। अगर मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म तक कर लिया है तो वहीं से आगे पढ़ो, आपको फायदा होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे ना, ज्यादा से ज्यादा फायदा करवा देंगे। बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये हो चुका है, अजय गुप्ता कह रहे हैं भाई। शिवंगी यादव बच्चे, अजय गुप्ता भी कह रहे हैं ये हो चुका है, तो इसको मत करिए। अगर कर लिया शिवांगी, एक बार आप चेक करके बताइए जल्दी से फटाफट। मॉर्लिमेंटो सुधार तक अगर हो गया तो उसके आगे करो, क्वेश्चन करवा देंगे प्रैक्टिस में, बहुत बढ़िया रहेगा आपका। ज्योति गौतम भी कह रही है यस सर हो गया है। शिवांगी हो सकता है सर तब मेरी कोई क्लास मिस हो गई, बिल्कुल हो सकता है। तो देख लो एक बार, आप चेक कर लो पहले। शिवांगी एक बार चेक करके फिर मुझे बताओ फटाफट। मिस हो सकता है बिल्कुल, क्यों कभी कभी बच्चे, देखिए भाई आज आज बच्चे 13 बच्चे देख रहे हैं क्लासेस, तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, मिस कर देते हैं। तो आपका भी हो सकता है हो गया हो, तो इसके बदले हम आपको आगे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवा देंगे, है ना? अगर देखो चेक करके तो फिर वहीं से कराते हैं। चलिए फिर 1909 शिवांगी
वाल्मीकि, थैंक यू। शिवांगी यादव, थैंक यू। शिवांगी वाल्मीकि हैं और शिवांगी यादव हैं, वेरी गुड। चलिए, मॉरली मिंटो रिफॉर्म तक करा दिए थे, तो उसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, बेहद अच्छा क्वेश्चन, यहां से सारा मेन क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं। अब देखिए, 12 दिसंबर 1911 को, इस डेट को ब्रिटिश किंग भारत आए, ब्रिटिश किंग, और किंग का नाम है जॉर्ज पंचम। ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम 12 दिसंबर 1911 में ये पत्नी के साथ भारत आए। ध्यान देना बच्चे, समझ जाएंगे। ओके शिवांगी, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम पत्नी के साथ भारत आए। आपको बताएं बच्चे, इसी दिन को जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा किया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। यह तीसरा दिल्ली दरबार था। पहला दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था, तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में 12 दिसंबर को हुआ था। तो 3 दिल्ली दरबार हुए थे बच्चे, दिल्ली दरबार 3 हुए। इस दरबार में इंग्लैंड के किंग का सम्मान किया जाता था। पहला दिल्ली दरबार 1877 में विक्टोरिया के सम्मान में था। विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी, इनके सम्मान में पहला दिल्ली दरबार था। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में, 1903 में किंग स्टुअर्ट 7th गद्दी पर बैठा था। स्टुअर्ट 7th इसके सम्मान में था। और तीसरा दिल्ली दरबार अगर आप देखें 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में, पांचवा जॉर्ज पंचम के सम्मान में था। 3 दिल्ली दरबार हुआ। तो बच्चे ध्यान देना, दिल्ली दरबार क्यों होता था? क्योंकि इन किंग का सम्मान इंडिया में किया जाता था। जॉर्ज पंचम भारत आया, बंबई में जिस जगह जॉर्ज पंचम का जहाज आके रुका, वहीं पर गेटवे ऑफ इंडिया बना है। जिस जगह जॉर्ज पंचम का जहाज आके रुका, उस जगह आज की डेट में बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया बना है, जिसका आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट था। इसको भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का एंट्रेंस गेट कहा गया है। जॉर्ज पंचम के सम्मान में बना था, लेकिन बाद में बना। जिस जगह जहाज रुका उसी जगह जॉर्ज पंचम के सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण होना था। इसके सम्मान में दिल्ली दरबार हुआ था इस डेट को। और इस दिल्ली दरबार में, इस दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा किया था बच्चे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 1911 में 12 दिसंबर को राजधानी दिल्ली बन गई थी। तो एक तो यह था कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा किया। दूसरा, इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन भी रद्द कर दिया। ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल को इकट्ठा कर दिया गया। तो बच्चे ये बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत की राजधानी दिल्ली इसी डेट को बनी थी और किंग का बड़ा सम्मान किया गया। आप देखिए 27 दिसंबर 1911, इस समय बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? कलकत्ता में बुलाया गया। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे। बिशन नारायण धर ये अध्यक्ष बने थे बच्चे। कांग्रेस के इस अधिवेशन में जॉर्ज पंचम भी आया था। इनका बड़ा सम्मान किया गया।
जॉर्ज पंचम इसमें शामिल हुए, ये कांग्रेस अध्यक्ष बने। जॉर्ज पंचम भी इसमें शामिल हुआ। जॉर्ज पंचम के सम्मान में यह गीत गाया गया था, जन गण मन। यह गीत आर्यन टैगोर ने रचा है। तो जनगण मन गीत जो है इस अधिवेशन में जॉर्ज पंचम के सम्मान में पहली बार गाया गया था। गीत के रचयिता आर्यन टैगोर हैं। आर्यन टैगोर ने किंग जॉर्ज पंचम की जम की तारीफ किया था कि हम भारत के लोग मन से किंग जॉर्ज पंचम की जय हो करते हैं, जो कि भारत के भाग्य विधाता हैं। इतनी बटरिंग किया था टैगोर ने, इतनी बटरिंग किया आर्यन टैगोर ने कि बाद में जॉर्ज पंचम को जब इसका मीनिंग बताया गया तो जॉर्ज पंचम बड़े खुश हुए, कहा कि हम आपको नोबेल प्राइज दिलाएंगे। तो लास्ट में आपको बताएं कि आर्यन टैगोर को इस गीत के लिए नहीं मिला। इनकी किताब है गीतांजलि, इस किताब के लिए 1913 में नोबेल साहित्य पुरस्कार इनको दिलवाया है, नोबेल लिटरेचर प्राइज। अब आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों की बटरिंग करने के कारण ही इनको नोबेल प्राइज मिला है। हालांकि ये पहले इंडियन हैं, पहले एशियाई भी यही है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है तो आर्यन टैगोर थे। फर्स्ट एशियाई भी यही है, इतने बटरिंग किया है। हालांकि बाद में इसको नेशनल एंथम लिया गया, तो अब यह देश को समर्पित है। भारत भाग्य विधाता अब हमारा देश का महामहिम होता है, लेकिन उस समय इसी सेंस में लिखा गया था। तो पहली बार यह गीत इसी समय गाया गया और यह गीत इसी समय प्रकाशित भी किया गया था। यह गीत भारत विधाता के शीर्षक से तत्वबोधिनी पत्रिका में देवेंद्रनाथ टैगोर ने निकाला था। भारत विधाता शीर्षक से तत्वबोधिनी पत्रिका में यह गीत देवेंद्रनाथ टैगोर ने प्रकाशित किया था। तो चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट अब आप देखें। उन्नीस 1912 में अगर आप देखें, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 1912 में 1912 में रास बिहारी बोस एवं बटुकेश्वर दत्त ने लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड पर, ये वाइसरॉय था इस समय बच्चों, यह इस समय वाइसरॉय था। राजधानी चेंज किए जाने के उपलक्ष्य में हाथी पर बैठकर चांदनी चौक के मध्य से गुजर रहा था। इन दोनों ने इस पर बम फेंका, इसको मारने का प्रयास दिल्ली में किया। राजधानी चेंज होकर दिल्ली लाई गई। चेंज किए जाने के उपलक्ष्य में हाथी पर बैठकर जुलूस निकाल रहा था, बच गया, नहीं लॉर्ड हार्डिंग का जूस निकल जाता। दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंका था। दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड पर इन दोनों ने बम फेंका। लेकिन आपको बताएं कि लॉर्ड हार्डिंग बच गया। लॉर्ड हार्डिंग का जो एलिफेंट का महावत था वो घायल हो गया था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग साफ बच गया था। इसको बच्चों दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 30-35 लोगों को पकड़ करके दिल्ली षड्यंत्र केस के उपलक्ष्य में मुकदमा चलाया गया था। लेकिन आपको बताएं कि ये दोनों पकड़ नहीं गए। रास बिहारी बोस 1915 में ये जापान चले गए और बटुकेश्वर दत्त लापता हो गए, इनको पकड़ नहीं पाए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए किस वाइसरॉय को दिल्ली में राजधानी चेंज करते वक्त मारने का प्रयास किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड को। रास बिहारी बोस बटुकेश्वर दत्त ने लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के ऊपर बम फेंकने का प्रयास किया,
मारने का प्रयास किया लेकिन बच गया। दिल्ली षड्यंत्र केस के उपलक्ष्य में 30-35 लोगों पर मुकदमा चला था। अगर आपसे पूछे दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है बच्चे, दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है, तो यही वाले घटना आप बताना। हार्डिंग पर बम फेंका गया था, यही दिल्ली षड्यंत्र केस है। राजधानी चेंज होकर 1911 में नहीं आया था, राजधानी चेंज होकर 1912 में आया, लेकिन 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई, क्योंकि किंग जॉर्ज पंचम ने राजधानी घोषित कर दिया, उसी दिन से राजधानी माना जाएगा। आइए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किया था। गदर पार्टी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यह पार्टी बनी थी बच्चों। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया था। ध्यान देना बच्चों, इंडिया से बाहर बनी सबसे प्रभावशाली पार्टी थी गदर पार्टी। गदर का मतलब स्ट्रगल। भारत के बाहर बनी सबसे प्रभावशाली पार्टी गदर पार्टी इन्होंने बनाई। इनके साथ बाद में सोहन सिंह भाखना भी जुड़ गए, और इनके साथ बच्चे श्याम जी कृष्ण वर्मा भी जुड़ गए, जो इंग्लैंड में लंदन हाउस की स्थापना किए थे, वह भी इनके साथ जुड़ गए। गदर पार्टी एक पत्रिका भी निकालती थी, गदर पत्रिका, जिसमें इंटरव्यू प्रकाशित करते थे कि हमें सिपाही चाहिए। प्रश्न पूछते थे कि हमें देश रक्षा के लिए सिपाही चाहिए, कहां के लिए, भारत के लिए, वेतन क्या होगा, मृत्यु होगा, ऐसे ओजस्वीपूर्ण इंटरव्यू निकालते थे। इंडिया के बाहर रह रहे लोगों में भारत की स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करना इनका मकसद यही था। इन गदर पार्टी के लोगों ने कनाडा, अमेरिका की सरकारों पर दबाव बनाया कि जिस तरह आप लोग फ्री हुए हैं, जिस तरह आप लोग इंग्लैंड से फ्री हुए हैं, ऐसे अमेरिका, कनाडा पर दबाव बनाया कि इंडिया को फ्री कराने के लिए आप लोग ब्रिटेन पर दबाव बनाइए। तो बच्चे बेहद फेमस पार्टी है इंडिया के बाहर। चलिए आप देखिए 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था। वैसे तो 28 जुलाई 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ अगर आप देखें तो त्रिगुट था। त्रिगुट 3 देशों का गुट। यह गुट 1882 में बना था। इसमें बच्चों जर्मनी था, इटली था, ऑस्ट्रिया हंगरी था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी उस समय एक ही देश था। तो जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी। अच्छा, बाद में इटली इससे बाहर हो गया था, बाहर निकल गया। इसके स्थान पर तुर्की आ गया था बच्चे, तुर्की इसमें शामिल हो गया था गुट में। दूसरी तरफ दूसरा गुट अगर आप देखें तो त्रिदेशीय समझौता, त्रिदेशीय समझौता। इसमें बच्चों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका बाद में आया। रूस इससे बाहर हो गया था क्योंकि रूस में 1917 में अक्टूबर क्रांति हो गई। तो अक्टूबर क्रांति के बाद रूस बाहर निकल गया था। अक्टूबर क्रांति के बाद रूस से जार निकोलस सेकेंड का सत्ता समाप्त हो गया। रूस सोशलिस्ट सोवियत रूस बन गया। लेनिन रूस के राष्ट्रपति बने। 1917 में अक्टूबर क्रांति के बाद रूस अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग कर लिया। अमेरिका 1915 में आ चुका था। तो एक तरफ त्रिगुट 1882 में बना था और त्रिदेशीय समझौता 1907 में बना था। आपको बताएं कि ये ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका विजेता हुए थे। जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी हार गए थे। लेकिन युद्ध का कारण अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चे 28 जून, कई कारण हैं 1914 में, लेकिन ये मेन कॉज बता रहे हैं आप। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, बच्चे आर्क ड्यूक फ्रांसिस
फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार था ये। ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही देश था, ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार। बच्चे, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार, यह यहां गया बोस्निया हर्जोगोविना, बोस्निया हर्जोगोविना की राजधानी सराजेओ गया। ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड बोस्निया हर्जोगोविना की कैपिटल सराजेओ गया। यहीं पर किसी सर्ब स्टूडेंट ने, प्रिंसिप नाम था उस स्टूडेंट का, सर्ब स्टूडेंट ने राजकुमार की हत्या कर दिया। सर्ब विद्यार्थी, सर्ब विद्यार्थी प्रिंसिप ने राजकुमार की हत्या कर दिया। इस हत्या में ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया का हाथ पाया। सर्ब का मतलब बच्चे सर्बिया, सर्बिया का एक विद्यार्थी था। इस सर्बियाई विद्यार्थी ने राजकुमार की हत्या कर दिया। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार, ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड बोस्निया हर्जोगोविना की कैपिटल सराजेओ में गया, जहां पर सर्बिया के एक सर्ब
सॉरी बच्चों, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। अब आप बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार कमेंट करके बताएं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र बताएं बच्चे। आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज नेट वॉज डिस्कनेक्टेड। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे ये देखें, 28 जून 1914 की बात है, ये तो समझ में आ गया होगा ना। ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड बोस्निया हर्जोगोविना की राजधानी सराजेओ में गया, जहां पर सर्बिया के एक सर्ब विद्यार्थी ने, जिसका नाम प्रिंसिप था, राजकुमार की और उसकी पत्नी की हत्या कर दिया। बच्चे, ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस हत्या में सर्बिया का हाथ पाया। सर्बिया पर आरोप लगाया, लेकिन सर्बिया नहीं माना। सर्बिया को ऑस्ट्रिया हंगरी ने 1 महीने का समय दिया कि मान जाओ, नहीं माना। 1 महीने के बाद यानी 28 जुलाई 1914 के दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया। सर्बिया का दोस्त रशिया था बच्चे, ये जो कि त्रिदेशीय समझौते का था। रूस अपने मित्र सर्बिया की मदद के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ आ गया। तो ऑस्ट्रिया हंगरी का दोस्त जानते हैं, जर्मनी था, इटली था, यह भी अपने दोस्त के लिए मदद करने आ गए, और इस तरह से ये फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। वार के समय में इटली बाहर चला गया, तुर्की आ गया, तुर्की 1916 में इसमें शामिल हो गया। इटली ने देखा कि जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी हार जाएंगे, इसलिए इटली बाहर चला गया। और इधर रूस 1917 में बाहर चला गया, क्योंकि रूस में अक्टूबर की क्रांति हो गई थी। तो इस तरह से यह वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की मदद किया था, ब्रिटेन का साथ दिया था। इसलिए कांग्रेस ने साथ दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन कांग्रेस को स्वायत्तता दे देगा। ध्यान देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन का साथ दिया, इसलिए साथ दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन कांग्रेस को स्वायत्तता दे देगा। स्वायत्तता माने आधी स्वतंत्रता। लेकिन वार खत्म हो गया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, तो वार के बाद ब्रिटेन ने कांग्रेस को स्वायत्तता नहीं दिया। गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ स्वायत्तता के लिए, स्वायत्तता माने आधी स्वतंत्रता, डोमिनियन स्टेटस के लिए असहयोग आंदोलन चला दिया था। आगे बताएंगे। लेकिन बच्चों, इस समय गांधी इंडिया लौट आए थे। आप जानते हैं 9 जनवरी इस दिन को 1915 को गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 22 वर्ष बिताया था। वैसे तो गांधी का जन्म आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता उत्तम चंद करमचंद गांधी थे। उत्तम चंद करमचंद गांधी पिता थे। इनकी माता पुतलीबाई थी। इनकी पत्नी, गांधी की पत्नी कस्तूरबा थी। गांधी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुआ था, और स्कूल का माने हायर सेकेंडरी स्कूल इनका श्यामल कॉलेज में हुआ था। वकालत के लिए ये लंदन गए थे। इनर टेम्पल कॉलेज से इन्होंने वकालत किया था, बैरिस्ट्री किया था। 1891 में जब इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके भारत लौटे, तो पता चला इनकी मदर का देहांत हो गया। बाद में बच्चे इन्होंने प्रैक्टिस करना राजकोट में स्टार्ट किया। यहां नहीं चल पाए, गांधी बॉम्बे हाई कोर्ट में चले गए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वहां भी इनका काम नहीं चल पा रहा था। किसी ने एक ऐसे व्यक्ति को मांग किया जो वकील भी हो और जो उनके लोकल टाउन काठियावाड़ का हो। नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला के कजन का मर्चेंट नेवी का बिजनेस अफ्रीका में था।
उनको एक वकील, लोकल वकील चाहिए था उनके आसपास क्षेत्र का। किसी ने गांधी को बताया, ले गया, इंट्रोड्यूस कराया। गांधी दादा अब्दुल्ला से बात किए कि 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पर इनको अफ्रीका भेजा गया। 1893 में गांधी अफ्रीका गए। जैसे ही पहुंचे तो गांधी बच्चे वहां पर सेंट पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर, पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का टिकट लेकर बैठ गए। लेकिन गोरे लोग वहां आए, इनको लात घूंसों से मार करके उस ट्रेन के डिब्बे से उतार दिया। क्योंकि फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में केवल गोरे लोग यात्रा कर सकते थे, और केवल यूरोपियन को छोड़कर, अमेरिकन को छोड़कर बाकी काले लोग कहलाते हैं। गांधी को पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया। अब ये क्या करें? इन्होंने डिसाइड किया कि या तो हम इसका प्रोटेस्ट करें या फिर हम इंडिया वापस लौट चले। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि वो स्टेशन पर बैठकर धरना देंगे। रात भर ठंड में ठिठुरकर कांपने लगे। अंत में स्टेशन मास्टर इनकी बात को मान गया। एक स्पेशल ट्रेन का अरेंज किया गया, फिर इनको अपने डेस्टिनेशन भेजा गया। तो बच्चे इस तरह गांधी अफ्रीका में गए। बड़ा इन पर अत्याचार हुआ। डरबन, डरबन जानते हैं? डरबन में गांधी कोर्ट में पगड़ी पहन के चले गए। जूरी ने इनको टर्बन उतारने के लिए कहा, नहीं उतारे, प्रोटेस्ट करने लगे। ऐसे इस तरह से गांधी 1 साल मुकदमा लड़े। फिर लौटने की टाइम आया 1994 में। इन्होंने वहां के लोगों को, इंडियन लोगों को देखा कि वहां पर उनकी स्थिति बड़ी खराब है। गांधी ने डिसाइड किया वो नहीं जाएंगे। बाद में गांधी नटाल कांग्रेस का गठन किया, फिनिक्स हाउस बनाया, टॉल्स्टाय हाउस बनाया, पब्लिक वेलफेयर का काम किया, स्ट्रेचर्स ग्रुप का गठन किया था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन का पहला सत्याग्रह गोरे कालों में भेदभाव के खिलाफ 1906 में चलाया था। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए गांधी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह, तो अफ्रीका लगाइएगा। जीवन का प्रथम सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह गांधी की लाइफ का, यह पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। कब बच्चे? 1906 में, गोरे और कालों में भेदभाव के खिलाफ। अब सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मीनिंग आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सत्याग्रह का मतलब होता है इफ कॉज इज ट्रू एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट एविल्स, नो नीड ऑफ द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। यानी यदि कारण सही है, आप बुराई से लड़ रहे हैं, तो आपको हिंसा करने की आवश्यकता नहीं। मतलब बुराई के खिलाफ सच्चाई से लड़ो। बुराई वाला अगर आपको एक थप्पड़ लगाए, दूसरा गाल उसके सामने कर दो, लेकिन रिटेलिएट ना करो, उस पर थप्पड़ मत चलाओ। तब तक थप्पड़ खाते रहो जब तक वह एक्सेप्ट न कर ले कि वह बुरा आदमी था। तो बच्चे इस तरह गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चला था। गांधी ने पब्लिक वेलफेयर के लिए फिनिक्स हाउस बनाया, टॉल्स्टाय हाउस बनाया। गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका अफ्रीका में निकाला था, इंडियन ओपिनियन। गांधी ने नटाल कांग्रेस का गठन किया। गांधी ने गोरे कालों में भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ा। गांधी ने स्ट्रेचर ग्रुप का गठन किया। अफ्रीका में बोअर्स लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे। गांधी ने स्ट्रेचर ग्रुप का गठन किया, घायल लोगों को अस्पताल ले जाते थे। इसी के लिए गांधी को क्वींस मेडल इंग्लैंड में मिला था, और गांधी को केसरे हिंद की उपाधि इंग्लैंड में मिला था। तो बच्चों, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं।
कोई डाउट है तो आप इनबॉक्स में डाउट पूछने के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एनी डाउट यू प्लीज आस्क, या फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना? कोई डाउट है पूछें। तो इस तरह गांधी आए और गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को कहा कि आप 1 साल पूरे भारत का भ्रमण करो, पहले भारत की स्थिति को समझो, देन भारत में एक्टिव पॉलिटिक्स के रूप में शामिल हो। 1 साल गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत का भ्रमण किया और देन 1916 में पहली बार इंडिया में गांधी बीएचयू के उद्घाटन समारोह में, बीएचयू माने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था। तो पहली बार इंडिया में गांधी पॉलिटिकली कब अपीयर हुए हैं? 1916 में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में गांधी बच्चे पहली बार इसी समय पब्लिकली अपीयर हुए हैं। बीएचयू की स्थापना इस समय किसने किया था बच्चे, ये पूछें तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्टार्ट किया गया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में स्टार्ट किया गया। जब ये हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में स्टार्ट किए तो मुसलमानों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया, अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। एक बात और यहां आपको बताते हैं, यह वही समय है जब एक महिला विश्वविद्यालय भी बना है। इसी समय महिला विश्वविद्यालय, पहला महिला विश्वविद्यालय है, बंबई में बना है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है बच्चे? SNDT महिला विश्वविद्यालय। इसको स्थापित किसने किया? DK कार्वे ने। बंबई में DK कार्वे ने पहली महिला यूनिवर्सिटी इसी साल स्टार्ट किया था। SNDT श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे महिला विश्वविद्यालय। ध्यान देना, इंडिया में पहली महिला यूनिवर्सिटी है बच्चे। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय ने बनाया। पहली महिला यूनिवर्सिटी SNDT DK कार्वे ने बंबई में बनाया था। पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इस तरह महात्मा गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। आगे चलते हैं बच्चों, अगले पॉइंट की तरफ लिए चलते हैं। तो आइए आप अगले पॉइंट की तरफ चलें। कोई डाउट है तो आप अवश्य इनबॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिए, या अभी डाउट ना आए बाद में कोई डाउट अगर आपको लगे तो आप उस डाउट को क्लिक करके एप्लीकेशन पर अपलोड कर दें, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम साथ रहेंगे सक्सेस तक, आपकी सफलता तक, आपके साथ ये हमारे रिकॉर्डेड वीडियो पड़े रहेंगे। चलिए अब देखिए, गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, आप सभी जानते हैं। 1915 में गांधी ने इंडिया में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना पब्लिक वेलफेयर के लिए किया था, जन कल्याण के लिए। जैसे दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने फिनिक्स हाउस बनाया, टॉल्स्टॉय हाउस बनाया, वैसे ही भारत में अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। लेकिन बच्चों आपको बताएं कि गांधी 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग को कांग्रेस के साथ मिलाने का एक बड़ा अथक प्रयास किया, सफल हुए। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में बुलाया गया, जिसमें गांधी के प्रयास के बाद मुस्लिम लीग कांग्रेस सेशन में भाग लिया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन था, यह दिसंबर में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन ऐतिहासिक अधिवेशन है ये।
लखनऊ सेशन ऑफ INC, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका, अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है बच्चे कि कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, नरम दल गरम दल। स्वराज को लेकर 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दल में डिवाइड हो गया, नरम दल गरम दल। 1907 के बाद यहां पर आकर इकट्ठा हुए। तो खास बात क्या है, नरम दल यानी मॉडरेट एवं गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट एक हो गए। इस अधिवेशन में नरम दल गरम दल एक मंच पे आ गए बच्चे। किसके प्रयास के बाद? एनी बेसेंट के प्रयास के बाद। एनी बेसेंट आयरिश लेडी थी, 1882 में भारत आई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य में शामिल हो गई उसमें। बाद में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया था। तिलक ने भी होम रूल लीग बॉम्बे में बनाई। तिलक पहले बनाए, एनी बेसेंट बाद में बनाई। एनी बेसेंट की होम रूल लीग बड़ी फेमस थी। तिलक पहले मांग करते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज इतना घिस पिट गया था कि नया शब्द चाहते थे। अब उन्होंने होम रूल शब्द की मांग किया, हिंदी में स्वराज, इंग्लिश में होम रूल। तो नरम दल गरम दल को एक करने में एनी बेसेंट का बहुत बड़ा योगदान था। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, हालांकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी, होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में किया था। इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावस्की, कर्नल ओलकॉट ने किया था। मैडम ब्लावस्की, कर्नल ओलकॉट, इंडिया में ये दोनों आए और इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी इन दोनों ने बनाया। एनी बेसेंट बाद में आई, इसमें शामिल हो गई, लेकिन थियोसॉफिकल के अलावा एनी बेसेंट का बड़ा योगदान था होम रूल लीग पार्टी का। दूसरी बात यहां देखिए बच्चे, मुस्लिम लीग, ML का मतलब मुस्लिम लीग, ने भी भाग लिया। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया। तो गांधी के प्रयास के बाद मुस्लिम लीग भाग लिया, एनी बेसेंट के प्रयास के बाद, एनी बेसेंट के प्रयास के बाद, इनके एफर्ट के बाद नरम दल गरम दल इकट्ठा हो गए। इनके अलावा अगर आप देखें, दोनों होम रूल लीग भी शामिल हुई। होम रूल लीग भी दोनों शामिल हुई। एक तो तिलक ने बनाया था बच्चे, बीजी तिलक, बंबई में बनाया। एनी बेसेंट ने मद्रास में बनाया। दोनों में ज्यादा फेमस एनी बेसेंट वाली थी। सभी दल एक मंच पे आ गए और अंत में आप जानते हैं दिसंबर में लखनऊ समझौता हो गया। बच्चों, लखनऊ समझौता, यह पूछे किसके बीच में हुआ? तो बच्चे कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य में हुआ था। कांग्रेस मुस्लिम लीग ने इस अधिवेशन के बाद समझौता किया कि आगे जो भी लड़ाई होगी वे इकट्ठा एक साथ लड़ेंगे। पहली बार लखनऊ सेशन में नरम दल गरम दल इकट्ठा हो गए। मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को शामिल कर में भाग लिया। लखनऊ समझौता हुआ, आगे की लड़ाई हम इकट्ठा लड़ेंगे, यह डिसाइड हुआ। जिस समय गांधी लखनऊ में इस अधिवेशन में भाग लेने आए थे, उस समय बिहार के चंपारण का एक किसान राजकुमार शुक्ला गांधी से मिला। गांधी को बिहार के चंपारण के किसानों की दुर्दशा बताई। कहा किस तरह यूरोपियन प्लांटर बिहार के चंपारण में किसानों को कुछ एडवांस पेमेंट देकर इन किसानों से नील की खेती कराता है। नील बोने से किसानों की जमीन बंजर हो जाती है। नील जानते हैं, एक कलर होता है, शायद आपने सुना होगा नील,
उजाला 4 बूंदों वाला। उजाला जानते हैं ना, कपड़े में लगाते हैं, तो ये नील कलर होता है, इसकी खेती होता था। बिहार और बंगाल में खूब जम के नील की खेती करवाते थे। यूरोपीय बागान मालिक आते थे, किसानों को कुछ एडवांस पेमेंट दे देते थे, और फिर उसके बाद वही फसल बुआते थे बच्चे। ये किसान वही फसल बुआते थे, यूरोपियन प्लांटर। बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी, व्हाइट कपड़े में नील लगाते हैं, जिससे कपड़े में थोड़ा सा चमक आ जाती है ना। तो राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण का एक किसान गांधी से लखनऊ में मिला, चंपारण के किसानों की दुर्दशा बताई। गांधी डिसाइड किया कि वह लखनऊ से चंपारण जाएंगे। अपने सहयोगी अनुग्रह नारायण महादेव देसाई के साथ गांधी बिहार गए, चंपारण गए। वहां का कलेक्टर गांधी को कहा लौट जाइए। गांधी ने कहा तब तक नहीं लौटेंगे जब तक यह नहीं पता लगा देंगे कि क्या किसानों पर अत्याचार हो रहा है। अंत में गांधी अड़ गए। जज को, कलेक्टर को झुकना पड़ा। गांधी को परमिशन दे दिया। बच्चे, पहली बार गांधी बाबू राजेंद्र प्रसाद से चंपारण में मिले थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। और बच्चे, पहली बार R.N. टैगोर भी चंपारण में गांधी से मुलाकात किए थे। R.N. टैगोर ने गांधी को महात्मा की टाइटल दे दिया। महात्मा गांधी ने R.N. टैगोर को गुरुदेव कहा था। कब? 1917 में, चंपारण में सत्याग्रह के दरमियान। इस तरह राजेंद्र प्रसाद से भी मुलाकात हुई और R.N. टैगोर से भी मुलाकात हुई। आपस में टाइटल का आदान प्रदान किया। R.N. टैगोर ने गांधी को महात्मा की टाइटल दिया। महात्मा गांधी ने R.N. टैगोर को गुरुदेव कहा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी, बिहार का गांधी कहा गया। बच्चे, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो गांधी का इंडिया में पहला सत्याग्रह आप देखें, चंपारण सत्याग्रह। बच्चे, चंपारण सत्याग्रह बिहार में नील की खेती के खिलाफ था। नील की खेती के खिलाफ। तिनकठिया सिस्टम में नील की खेती होती थी। तिनकठिया प्रणाली। किसानों को कुछ एडवांस पेमेंट देकर 3/20 भाग जमीन पर नील बोना पड़ता था। यही तिनकठिया सिस्टम है। गांधी ने सत्याग्रह चलाया। अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के यूरोपियन प्लांटर सरेंडर कर दिए। यूरोपियन प्लांटर ने कहा कि जिस किसान को उगाना है उगाए, जिसको ना उगाना हो मत उगाए, यानी उनको ऑप्शन दे दिया। पहले कंपलसरी था, गांधी के सत्याग्रह के बाद ऑप्शनल हो गया। इच्छा हो तो उगाओ, न इच्छा हो तो मत उगाओ। तो गांधी को सफलता इंडिया में यहीं पर मिला था। बच्चे, इस सफलता को सुनकर गांधी के पास खेड़ा के किसान भी आ गए। तो गांधी का इंडिया में दूसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह है। बच्चे, यह गुजरात में था। भू राजस्व कर के खिलाफ था। एक्चुअली फसल फेल हो गई, किसानों का लगान माफ नहीं किया। किसान गांधी के पास आए, गांधी ने सत्याग्रह को चलाए। विवश होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसानों का लगान माफ करना पड़ा। एक और सत्याग्रह गांधी का इसी समय, अहमदाबाद मिल हड़ताल। बच्चे, अहमदाबाद मिल हड़ताल यह मजदूरों के लिए था। अब आपको बताएं कि मजदूर चाहते थे कि उनको 35% उनके वेजेस में, उनके तनख्वाह में 35% की वृद्धि किया जाए। 35% वे प्लेग बोनस चाहते थे। गुजरात में अक्सर प्लेग आता था। ये मिल मजदूर चाहते थे कि उनको बोनस दिया जाए, 35% बढ़ाओ। नहीं मान रहे थे। गांधी के पास किसान मजदूर आए। गांधी ने चंपारण ये हड़ताल स्टार्ट करवा दिया। इस हड़ताल में गांधी स्वयं बैठे। और आपको बताएं कि गांधी ने इसी समय पहली बार भूख हड़ताल किया था। बच्चों, फर्स्ट टाइम गांधी ने इसी समय जीवन में पहली बार भूख हड़ताल किया था। अंत में मिल मालिक गांधी की शर्त मान गए।
35% वेजेस मजदूरों के बढ़ा दिए, प्लेग बोनस 35% बढ़ा दिया था। तो 3 बैक टू बैक सत्याग्रह गांधी तीनों में सफल हुए, इससे गांधी लाइमलाइट में आ गए। चलिए आपको कुछ और बातें बता देते हैं। 21 मार्च 1919 को रौलट एक्ट, बच्चे रौलट कानून, इसको काला कानून कहा गया है। क्यों? क्योंकि रौलट एक्ट के द्वारा ये जो कानून बनाया था मिलिटेंट फ्रीडम फाइटर के खिलाफ था, यानी जो क्रांतिकारी नेता थे उनके खिलाफ था। मिलिटेंट फ्रीडम फाइटर अगर कोई अरेस्ट किया जाएगा तो उसको गिरफ्तार करके जेल में रखा जाएगा 2 साल तक, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। इस कानून के द्वारा नो अपील, नो वकील, नो दलील, 2 साल तक कोई मुकदमा नहीं चलेगा। यह कानून ऐसे प्रांत में लागू करना था जहां आक्रामक गतिविधियां चल रही थी, जैसे पंजाब। तो बच्चे यह कानून, रौलट कानून, पंजाब में लगा दिया गया और इस कानून के लागू होने पर जनरल ओडायर को इसका इंचार्ज बना दिया, मिलिट्री इंचार्ज बन गया। अर्थात देखते ही गोली मारने का आदेश, ग्रुप में जाने की परमिशन नहीं था। इस कानून के पंजाब में लागू होने के बाद पंजाब के किसान नेता कानून का प्रोटेस्ट करने लगे, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल मलिक एवं सैफुद्दीन किचलू ने रौलट कानून पंजाब में लागू होने पर इसका प्रोटेस्ट करने लगे। इनको गिरफ्तार करके जेल में कैद कर दिया। नो अपील, नो वकील, नो दलील के अंदर में इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब के लोग, किसान रुष्ट हो गए। और 13 अप्रैल का दिन है बच्चे, 1919 में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई थी। जलियांवाला बाग, यहां पर, यह अमृतसर में, किसानों ने एक मीटिंग बुलाई अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ। किसानों ने जलियांवाले बाग में मीटिंग बुलाई। आपको बताएं कि जलियांवाले बाग में आने जाने का एक ही रास्ता था, 3 तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, एकमात्र एग्जिट गेट था। कुएं के अंदर एक कुआं भी था। 5000 के करीब लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। ये लोग शांतिपूर्वक अपने नेताओं के भाषण सुनने आए थे। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, छुट्टी का दिन था, बड़ी संख्या में लोग आ गए। शांतिपूर्वक भाषण चल रहा था, लेकिन रौलट एक्ट के अंडर में जनरल डायर को खबर मिली, अपनी बटालियन लेकर एकमात्र एग्जिट गेट के द्वार से प्रवेश किया। लोगों को वार्न नहीं किया, बिना वार्निंग के अंधाधुंध गोलियां चलाया। 360 राउंड गोलियां चलवाई। हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए, 1000 लोग मारे गए, कुछ लोग तो कुएं में गिर कर मर गए। तो बच्चे यह काला दिन 13 अप्रैल 1919 का ब्लैक डे। और इस घटना की तुलना जानते हैं रूस के खूनी रविवार की घटना से किया गया है। खूनी रविवार की घटना, यह 1905 में रूस में, इसको इंग्लिश में ब्लडी संडे कहते हैं। 1905 में रूस के किसान अपने बीबी बच्चों के साथ रूस के विंटर पैलेस, शिशिर महल पर अपने मांग पत्र देने गए थे, लेकिन रूस के किंग जार निकोलस सेकेंड ने निहत्थे लोगों पर, किसानों के बीबी बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिससे हजारों की संख्या में किसानों के बीबी बच्चे मारे गए थे। तो संडे का दिन था तो ब्लडी संडे कहा गया है। तो जलियांवाले बाग हत्याकांड की तुलना खूनी रविवार की घटना से किया गया है। बच्चे बाद में इस जलियांवाले बाग की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। नवंबर 1919 में हंटर आयोग रिपोर्ट पेश किया, जिसमें भारतीयों को दोषी ठहराया। लेकिन आपको बताएं कि महात्मा गांधी ने जलियांवाले बाग हत्याकांड के खिलाफ अपनी टाइटल
केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दिया बच्चों। गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया। टैगोर ने नाइटहुड का खिताब लौटा दिया। तो गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि, जो इनको अफ्रीका में मिला था, इसे गांधी ने लौटा दिया। किसको लौटाया? ब्रिटिश गवर्नमेंट। आर एन टैगोर ने बच्चों, आर एन टैगोर ने नाइटहुड का खिताब लौटा दिया। नाइटहुड का खिताब इन्होंने लौटा दिया। तो इस तरह से जलियांवाला बाग एक ऐसी घटना है बच्चे जिसमें अंधाधुंध गोलियां चलवाई और इस तरह से लोग लौटा दिए। एक पॉइंट और बताएंगे, ये लास्ट पॉइंट आज की क्लास का होगा। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये कानून लाया गया था। इसको बच्चे ये भी कहते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम। अब अगर आपसे यह प्रश्न पुटअप किया जाए कि जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय वाइसरॉय कौन था? यह उस समय वाइसरॉय था जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय। और मॉन्टेग्यू ये भारत सचिव था, या इसको भारत मंत्री भी कहते हैं। इन दोनों के नाम पर यह कानून बना था, जिसको यह भी कहते हैं। इस कानून की मुख्य विशेषता क्या थी? दोहरी शासन प्रणाली। कहां पर? प्रांतों में, राज्यों में दोहरी शासन प्रणाली। यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे। दूसरी, भारतीयों को वायसराय की परिषद में प्रतिनिधित्व, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। इंडियन कहने लगे थे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व का कोई टैक्स नहीं। तो एक तरफ तो इंडियन को वाइसराय की काउंसिल में प्रतिनिधित्व दिया, दूसरी तरफ रॉलेट एक्ट लगाकर इंडियन पर डंडे मारा। तो एक तरफ तो गुड़ खिलाया, दूसरी तरफ डंडे से मारा। प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली इसके डायरेक्टली लाया गया था, जिसमें वाइसराय को प्रांतों में ज्यादा पावर दे दिया गया था। तो बच्चे आज की क्लास में टाइम हो गया, अगली क्लास में यहां से आगे पढ़ाएंगे। तो याद दिलाइएगा, यहीं से आगे चलिएगा। ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू।